हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज से कुंडली विश्लेषण के अंदर कुछ अलग पहलुओं पे भी चर्चा करके देखते हैं। जैसे कि बेसिकली हम लोग जब पराशर सिस्टम को यूज करते हैं तो वहां पे हम अपने आप को ज्यादातर विषुवत्रीय दशाओं के अंदर ही रखते हैं, लेकिन उससे हटके अगर हम देखें तो राशि दशाओं के अंदर एक दशा आती है जो होती है काल चक्र दशा। जब हम काल चक्र दशा के अंदर जाते हैं तो वहां पे दो राशियां जो होती हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। एक को हम कहते हैं जीव राशि और एक को हम कहते हैं देह राशि। जब कभी भी कुंडली के अंदर आपकी जो जीव राशि होगी उसके ऊपर यदि कोई भी क्रूर ग्रहों का गोचर हो रहा होगा उस समय अवधि के दौरान कहीं ना कहीं व्यक्ति अंदर से बेचैन होता है। ठीक है, और जब कभी भी देह राशि के ऊपर से क्रूर ग्रहों का गोचर होता है तब व्यक्ति को शारीरिक रूप से कहीं ना कहीं चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आज इस कुंडली के अंदर भी इसी चीज को समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ अगर आपके पास मान लीजिए अब काल चक्र दशा ना हो, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जो है वो उन सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं जहाँ पे काल चक्र दशा अवेलेबल ना हो, तो ऐसे स्थिति में क्या करेंगे चीज को ऑब्जर्व करने के लिए तो आप अपने लगन कुंडली के समतुल्य अपनी नवांश कुंडली को ले जाके बनाते। इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि ग्रह जो है अगर वो चल रहा है तो उसके फल कहाँ पर आने वाले हैं। ठीक है, इसके लिए दो सिस्टम यूज होते हैं। एक, या तो आप अपने जन्मकालीन लगन कुंडली के समतुल्य ही अपने गोचर कुंडली को लेकर आइए, जिससे कि आज की स्थिति में उस लगन के हिसाब से ग्रह कहाँ बैठा है ये देख लें, या फिर जो आपका जन्म लगन है सिर्फ उसी के बराबर आप अपने नवांश को लेकर आ जाइए। तो एक बार दोनों तरीकों को समझने की कोशिश करें। आइए सबसे पहले देखते हैं कि काल चक्र दशा के लिहाज से इस कुंडली के अंदर कौन सी राशि जो है वो जीव राशि। यहाँ पे आप देख रहे होंगे देह राशि जो है वो है इस कुंडली में लिब्रा साइन के पास, और जीव राशि जो है वो है VI यानी कि वर्गो यानी कन्या राशि के पास। तो जीव राशि जो है वो है इस कुंडली में ये छठे नंबर की राशि। ठीक है, जिसमें कि जन्म के समय पर कोई भी ग्रह नजर नहीं आ रहा। दूसरी तरफ आप देखें कि व्यक्ति की जो देह राशि है वो देह राशि कहीं ना कहीं 7 नंबर जिसमें कि राहु की मौजूदगी। देह राशि में राहु की मौजूदगी की वजह से क्या होता है कि शारीरिक रूप से व्यक्ति को कभी कभी कोई ना कोई चुनौतियां महसूस होने लगती है, स्किन के ऊपर आ जाती है, कभी किसी तरीके की चीजें आने लगती है। क्यों? क्योंकि राहु का प्रभाव है। राहु को भी हम पूर्व पापी ग्रहों में देखते हैं। और दूसरी बात है कि राहु केतु जो प्रभाव करते हैं ना तो चीजें थोड़ी सी हिडन सी होती हैं, सामने आती हैं, देर से आती हैं और फिर हट भी जाती है। जीव राशि इंपॉर्टेंट है देह राशि से भी ज्यादा, क्योंकि जीव राशि के ऊपर जब कोई गोचर होता है तो अंदर से बेचैनी पैदा होती है। देह राशि पे जब कुछ होता है तो वो शरीर के ऊपर होता है तो आपको वो बहुत आसानी से दिख जाया करता है। मैं इस समय काल चक्र दशा के ऊपर बहुत ज्यादा डिटेल पे बात नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ पे मेरा लाने का मेन मकसद ये है कि कहीं ना कहीं हमने सबसे पहले जीव राशि को यहाँ से ऑब्जर्व किया। जीव राशि को ऑब्जर्व करने के बाद हम गोचर की तरफ जाएंगे और ये देखेंगे कि आज के तात्कालिक गोचर कुंडली में क्या प्रभाव बनता है। तो अगर आप आज की गोचर कुंडली को देखें तो लगन के समतुल्य स्थिति ये है। ठीक, इसमें केतु की मौजूदगी जो है वो कहीं ना कहीं जीव राशि में है। जब केतु जैसा ग्रह जीव राशि में आएगा तो अंदर ही अंदर कोई चीज पैदा होगी जो व्यक्ति को बहुत ही एक तरीके से कहें तो केंद्रित होने के लिए कहेगी। केंद्रित होने के लिए अगर मैं बात कर रहा हूँ कि कोई चीज करेगी, इसका मतलब है थोड़ा सा जो बेचैनी होगी ना उसको बढ़ाएगी, ताकि व्यक्ति पहले बेचैन हो और बेचैन होकर अपने आप को किसी एक जगह पर समेटने की कोशिश करे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारी जीव राशि है यानी कि अंदर से ही थोड़ी सी एक बेचैनी एक घुटन महसूस होने की संभावना बरकरार है। कब तक बरकरार है? जब तक केतु का गोचर 6 नंबर राशि। इस पर्टिकुलर लगन कुंडली के लिए अगर 6 नंबर राशि के अंदर से शनि का गोचर हो, केतु का गोचर हो, राहु का गोचर हो, ये बड़े लंबे अवधि तक के जो गोचर है इनकी चर्चा कर रहा हूँ, छोटे गोचरों की चर्चा नहीं कर रहा। अगर शनि राहु केतु जो कि 1.5 साल से लेकर 2.5 साल तक बैठते हैं ऐसे ग्रहों का गोचर हो तो थोड़ा लंबे समय तक के लिए वहां पे महसूस होगा कि कोई ना कोई अड़चन बाधा अंदर से महसूस होगी।
इसके विपरीत यदि इसी जीव राशि के ऊपर से गुरु का गोचर हो जाए, शुक्र का गोचर हो जाए या फिर शुभ ग्रहों का गोचर हो जाए, तो उस स्थिति में हम ये कहते हैं कि अंदर से ही जीव को एक काफी पॉजिटिविटी देखने को मिलती है। अब ये तो मैंने आपको काल चक्र के हिसाब से देह और जीव के आधार पे बता दिया। इसके बाद जो मैंने आपसे कहा, मान लीजिए आपके पास काल चक्र दशा का प्रभाव या उसमें जीव राशि और देह राशि देखने की स्थिति आपके पास ना हो, सॉफ्टवेयर उस तरीके से ना हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में आप सबसे पहले जो जन्म लगन कुंडली है उसी को नॉर्मल तरीके से हम पहले देखते हैं। देखिए, जन्म लगन कुंडली यहाँ पे 9 नंबर की है, यहाँ पे इनका नवांश जो है वो 8 नंबर से। मैंने नवांश को किसके बराबर लेके आना है? लगन के समतुल्य कर देना है। जब लगन के समतुल्य किया नवांश को, तो इसके बाद हम फिर दशाओं में जाएंगे और दशाओं में ये देखने की कोशिश करेंगे कि इस समय जो ग्रह गोचर या दशाएं काम कर रही हैं वो किस तरीके से। देखिए, मैं 2 चीजें बोल रहा हूँ, एक कह रहा हूँ मैं ग्रह गोचर और दूसरा मैं कह रहा हूँ कि नवांश। ठीक है, तो इनकी इस समय की दशाओं को देखते हुए चलिए, दशाओं के अंदर प्रभाव है शुक्र, शनि, गुरु और बुध का। ठीक है, तो जब हम शुक्र, शनि, गुरु और बुध के प्रभाव को देखते हैं इस कुंडली के अंदर, तो हमें समझ में आता है सबसे पहले कि शुक्र का प्रभाव यानी कि छठे भाव के स्वामी का प्रभाव है और 11वें घर के स्वामी का प्रभाव है, जो कि 4th हाउस के ऊपर बैठ के काम करेगा। तो मन के ऊपर तो प्रभाव होगा ही होगा, साथ साथ कहीं ना कहीं दैनिक सुखों के ऊपर या फैमिली के अंदर की चीजों को लेकर कोई ना कोई प्रभाव काम करेगा। क्योंकि ये छठे भाव का स्वामी है, तो ये जीवन में संघर्ष की स्थिति दिखाएगा। जो इसमें संघर्ष की स्थिति दिखाई देती है वो किस तरफ जा रही होगी इस दशा में? तो वो जा रही होगी इनके 2nd हाउस के ऊपर, कुटुंब के अंदर, फैमिली के अंदर या फिर सेविंग्स के अंदर, क्योंकि शुक्र वैभव को भी दर्शाता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो प्रभाव है वो सेविंग्स के ऊपर भी होना लाजमी है। इसके बाद देखिए, शनि की प्रभाव है। शनि की दशा अंतरदशा जब काम कर रही होती है तो शनि का कारक तत्व होने के कारण व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा निराशा या फिर दुख की भावना, डर की भावना, फियर की भावना पैदा होती है। इस कुंडली में शनि देव जो है वो अष्टम में बैठे हैं और प्रभाव कहाँ पे कर रहे हैं? तो प्रभाव कर रहे हैं 2nd हाउस के। ऐसे स्थिति में 2nd हाउस उनका अपना घर है, तो कोशिश करेंगे चीजों को संभालने की। इसलिए मैं यहाँ पे 2nd हाउस के रिलेशन में अगर बात करूँ तो नेगेटिव नहीं कहूंगा। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर घर को वहां का स्वामी दृष्टि दे रहा है। लेकिन क्योंकि शनि का तत्व ही है, थोड़ा सा एरी एलिमेंट है और फियर दिखाता है, तो अंतरदशा में शनि का प्रभाव होने के कारण कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में थोड़ी सी घबराहट होना लाजमी है। प्रभाव किसके ऊपर करेगा? प्रभाव करेगा तो ये स्वास्थ्य के ऊपर करेगा, क्योंकि ये लगन के ऊपर सीधे सीधे असर कर रहा है। इसके बाद देखिए, गुरु का प्रभाव है। गुरु जो है वो पंचम में बैठे हैं। पंचम में बैठे हैं इसका मतलब है कि चीजें जो है वो किससे जुड़ रही होंगी? या तो अपनी पर्सनैलिटी, इमेज, 4th हाउस से जुड़ी हुई, यानी कि प्रॉपर्टीज हो सकती है या घर बार की चीजें हो सकती हैं। लेकिन गुरु कहाँ बैठ के कार्य कर रहे हैं? तो गुरु बैठ के कार्य कर रहे हैं पंचम भाव में। पंचम भाव में यदि वो बैठ के कार्य कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि जब गुरु की दशा चल रही हो, गुरु संतान के भी कारक है, तो संतान को लेकर भी सोच रहे होंगे और पंचम भाव में बैठे तो और ज्यादा सोच रहे होंगे। उसका भी असर जो है वो किस तरफ जाएगा? वो जाएगा स्वास्थ्य के ऊपर। क्यों? क्योंकि नवांश में वो चीज भी कहाँ पे जा रही है? पहले भाव की तरफ। इसके बाद देख लीजिए बुध। अब दशा के अंदर जब ये बुध ने एंट्री ली है तो तकरीबन आखिरी दिसंबर के समय से लेकर 18 जनवरी तक बुध इस कुंडली में सबसे पहले क्या दिखाता है? बुध एक तरफ से देखिए तो 7वें घर का भी स्वामी है और छठे भाव 7वें भाव का भी स्वामी है और 6 नंबर राशि का स्वामी है, जो कि 10वें भाव में आती है। ऐसी स्थिति में ये जो 6 नंबर की राशि है, इसके स्वामी होने की वजह से ये भी एक प्रकार से जीव राशि का स्वामी है। ठीक है, तो जब इसकी दशा कार्य करेगी थोड़ी सी बेचैनी होना लाजमी है। दूसरी बात, इस बुध की जो दशा चल रही है वो बुध की दशा में वो प्रभाव कहाँ का दिखा रहा है? अष्टम का। जब ग्रह अष्टम को प्रभाव दिखा रहा है तो ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं एक अज्ञात भय की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस समय तात्कालिक अवस्था में जो ये बुध है उसके ऊपर केतु का भी प्रभाव कार्य कर रहा है। तो ये दशा से अगर आपके पास कार्यचक्र सिस्टम नहीं है तो फिर आप इसको सीधे सीधे समतुल्य करके देख सकते हैं कि कौन से ग्रह की दशा आई तो कहाँ पे उसके प्रभाव होंगे। तीसरा जो एक सिस्टम है जिसे हम कहते हैं कि आज की कुंडली पे फोकस करते हैं, करंट कुंडली के ऊपर फोकस करते हैं। तो करंट कुंडली में स्थितियां अगमन इस तरीके से, ठीक है। तो जो दशा हमने वहां पे लगाई उसी दशा को हम यहाँ पे लगाने की कोशिश करते हैं। देखिए, शुक्र की महादशा, तो शुक्र जो है वो 12वें भाव में। शुक्र को 12वें भाव में इतना बुरा नहीं कहा गया, लेकिन फिर भी
महादशा का स्वामी यदि 12वें में गोचर कर रहा है तो जीवन के अंदर शुक्र के 12वें में आने की वजह से खर्चे बढ़ जाते हैं, भोग विलासिताओं की तरफ लाइफ को धक्का मारने की कोशिश होने लगती है, खर्चे जो है वो बढ़ जाया करते हैं। महादशा का स्वामी यहाँ पे खर्चे दिखाने की कोशिश कर रहा है। अंतरदशा का जो स्वामी बना वो था शनि, और शनि की मौजूदगी कहाँ पर है, वो मौजूद है कुंडली के तीसरे भाव में, जो कि साहस और पराक्रम देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, शनि की इस स्थिति को देखा जाए तो दो चीजें खड़ी होंगी। पहली बात कि शनि साहस पराक्रम देने की तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शनि की दृष्टि भाग्य भाव पे पड़ने के कारण थोड़ा सा ज्यादा कठिनाई चुनौतियां ये देखने को मिलेंगी। क्यों? क्योंकि शनि जहाँ पे दृष्टि दे वहां से पृथक करे तो भाग्य का जो एक समर्थन तेजी से आना चाहिए उसको कुछ हद तक रोकने की कोशिश करेगा। शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो पंचम भाव के ऊपर है और गुरु के ऊपर भी है। ऐसे स्थिति में ध्यान से समझिए, कहीं ना कहीं जो इस समय अंतरदशा का स्वामी है वो पंचम पे दृष्टि देके संतान से भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी चुनौतियां दिखाने की शक्ति रखता है, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो गुरु जो कि संतान के कारक के ऊपर भी पड़ रही है। जन्म का गुरु भी वहां मौजूद है और गोचर का गुरु भी वहां मौजूद है। आज की तारीख में गुरु और मंगल के बीच में परिवर्तन योग काम कर रहा है, जिसके कारण मंगल भी शनि से ही दृष्ट माना जाएगा। जहां गुरु बैठे हैं उसको मंगल से रिप्लेस कर दीजिए, तो पंचम और पंचम भाव का स्वामी जो है वो इस समय अवधि में थोड़ा सा चुनौती दिखा देगा। ठीक है, तीसरी दशा किसकी चल रही है, गुरु की चल रही है। गुरु बैठे कहाँ है, अगेन पंचम भाव में। प्रभाव किस तरफ जा रहा है, अब देखिए आज की तात्कालिक स्थिति में जो ये गुरुदेव है इनका पंचम भाव में बैठना नवांश में उसकी स्थिति को अष्टम से जोड़ रहा है, तो फिर संतान को लेकर अज्ञात भय चिंता कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर बनी हुई है। इसके बाद बुध का प्रभाव था लास्ट में। बुध जो है वो इस कुंडली में इस समय केंद्रीय प्रभाव लिखते हुए सूर्य और मंगल से प्रभावित है। ठीक है, 9 नंबर की कुंडली है, इस स्थिति में सूर्य जो है उसका लगन में आना ठीक है, अच्छी बात है। वो क्योंकि नवमेश है उसका संबंध मंगल पंचमेश से होना भी ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए मंगल कुंडली में 12वें भाव का भी स्वामी है, तो ऐसे में किस्मत जो है वो चिंताओं को खर्चों को 12th हाउस को भी सपोर्ट कर रहे हैं, और बुध जो है वो मंगल के साथ आने की वजह से थोड़ा सा पीड़ित प्रभावित होगा। ठीक, और फिर ये जो बुध है इस बुध का प्रभाव किस तरफ जा रहा है, चिंता जो आ रही है वो किस तरफ जाएगी, पॉजिटिविटी भी आ रही है, चिंता भी आ रही है, किस तरफ जाएगी, तो वो आप देखिए पंचम भाव की तरफ जाएगी, मंत्रणा शक्ति के ऊपर जाएगी, या आगे संतान से जुड़कर वो चीजें कार्य करती हुई नजर आ रही है। तो इस तरीके से जो कुंडली है उसको आप 3 फॉर्मेट्स में से समझ पाएंगे। कभी कभी ऐसा लगता है कि चीजें सामने से नजर नहीं आ रही तो वहाँ पे कालचक्र को यूज कर लिया जाता है। कालचक्र दशा के सिस्टम में आज मैंने चर्चा नहीं करी, अगर उससे चर्चा करता तो बहुत क्लियरली दिखाई देता है कि तकरीबन इस समय अवधि में या फरवरी तक जो दशा काम कर रही है वो 12th हाउस, वो 6th हाउस और वो 8th हाउस की दशा है। इस कारण जीवन में काफी ज्यादा चुनौतियों को महसूस करने की स्थितियां बन रही है, जो कि भविष्य में जाकर जब यहाँ से ये 4 नंबर की राशि की दशा प्रभाव कार्य करना कम होगी तब कुछ ज्यादा बेहतरी महसूस होगी। लेकिन फिर से जो 1.5 साल की अवधि जब तक कि केतु देव मौजूद है जीव तत्व राशि में, उस समय अवधि तक कोई ना कोई चीज अंदर ही अंदर या तो बेचैन करने लगेगी या फिर व्यक्ति को इतना फोर्स करेगी कि वो अपने आप को कहीं ना कहीं मेडिटेशन से चीजों के अंदर खोजने की कोशिशों को करते हुए कार्य करता हुआ नजर आए। ये प्रभाव जीव के ऊपर होने के कारण ध्यान रखिएगा, जीवा मतलब हमारे अंदर की आत्मा जो है उसके ऊपर ये प्रभाव हो रहा है, और जब कभी भी ऐसे गोचर होते हैं तो वो जीवन के अंदर किसी न किसी प्रकार से व्यक्ति को बदलने की कोशिश करते हैं। जो लोग चीजों को समझ के उसके साथ चलते हैं वो ही लोग परिस्थितियों का सामना करके उससे बाहर निकल पाते हैं। जिस तरीके से पूरे महाभारत में अर्जुन ने इस बात को समझ लिया कि वनवास मिला है, तो वनवास में भी उसने अपने आप को किस तरह से रखा, वहां पे भी उन्होंने अपने आप को तपस्या के मोड में रखा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा अस्त्र और शस्त्र की प्राप्ति हो। तो जब कोई व्यक्ति समय को समझकर उसके हिसाब से कार्य करने लगता है तो बाधाएं तो सबके जीवन में आती है, लेकिन वो कार्य आपको आपकी बाधाओं से बाहर निकालने के लिए आते हैं। यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं जीव राशि के ऊपर जब कभी भी कोई ग्रह गोचर होता है उस ग्रह के तत्वों को समझ के यदि जीव कार्य करने लगे तो फिर उसके जीवन में जो एक्चुअल में बाधाएं दिख रही हैं, जिसे आप विपत्ति समझते हैं, वो विपत्ति नहीं होती, वो विपत्ति आपको मजबूत करने की कोशिश करती है। और जब आप उन चीजों को सीख समझ जाते हैं तो कहीं ना कहीं जीवन के अंदर आपको भविष्य में जाकर वो चीजें
किसी न किसी रूप में मददगार साबित होती है। उम्मीद करता हूँ कि बातें समझ में आई होंगी कि किस तरीके से सर्टेन हाउसेस, सर्टेन राशियां कुंडली के अंदर इतना महत्व रखती है कि उनके ऊपर होने वाले गोचर प्रभाव इंडिविजुअल तरीके से ये बता सकते हैं कि उस समय अवधि के अंदर क्या हो रहा है और उसको किस तरीके से टैकल किया जाना चाहिए। धन्यवाद।